नमस्कार दोस्तों, मैं अंबर जैदी एक बार फिर से आप सबका बहुत स्वागत करती हूँ और मेरे साथ आज खास मेहमान मौजूद हैं, मेजर जनरल अश्विनी समाज। नमस्ते सर, जय हिंद, बहुत स्वागत है आपका। नमस्ते अंबर। थैंक यू वेरी मच। जय सर हिंद। जय हिंद सर। सर, गाजा के बाद लेबनान और अब यमन, इजराइल के जो हमलों के दायरे हैं, वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं और अब हम इस आपने देखा है कि जो रिसेंट डेवलपमेंट रहा जिसमें हिजबुल्लाह की चीफ की हत्या हुई, उसके बाद हमने देखा है कि ग्लोबली जो इस्लामिक वर्ल्ड था उस वो 2 खित्तों में बँट गया है, एक तरफ सुन्नी और एक तरफ शिया। पूरे इस मामले में जो अरब मुल्क हैं वो अपने आप को दूर रखते हुए नज़र आ रहे हैं। बहुत ही सदा हुआ बयान उनकी तरफ से आ रहा है। लेकिन जो ये बड़ा प्रहार है क्योंकि हम हमास की बात करें, हिजबुल्लाह की बात करें, इज़राइल ने एक-एक करके जो पूरी लीडरशिप थी उसको टारगेट करके पूरी तरह से एलिमिनेट कर दिया है। अब इसके बाद जब भी इस तरह का कोई भी कदम इज़राइल की तरफ से उठाया जाता है, ईरान काफ़ी गुस्से से लाल होता है, कहता है हम बदला लेंगे। लेकिन अभी तक कोई खासा रिएक्शन ईरान की तरफ से नज़र नहीं आ रहा है। अब इसके बाद आपको क्या लगता है कि ईरान किस तरह का रिएक्शन हम ईरान की तरफ आते हुए देखेंगे और क्या कुछ हमें होता हुआ आगे नज़र आएगा? हाँ, बिल्कुल। देखो अंबर, ये सच्चाई है कि पहले हम देखते हैं कि जो 7 अक्टूबर को हमास ने एक प्रकार से हमला किया था जी। इज़राइल पे, एक वो जेनोसाइड था, इसमें कोई शक नहीं। 1200 से ज़्यादा लोगों को मार दिया और 200 से ज़्यादा लोगों को बंदी बना के ले गए थे और औरतों के साथ रेप किया, बच्चों को मार दिया, इसमें कोई शक नहीं। और इसका बदला लेने के लिए इज़राइल ने हमास के ऊपर हमला किया गाज़ा पट्टी में। और जब वो गाज़ा पट्टी में कर रहा था, चाहे वो नॉर्थ गाज़ा में, सेंट्रल गाज़ा या साउथ गाज़ा में, वो नहीं चाहता था कि उसको उसके और फ्रंट खुले, कि हिजबुल्लाह या हौती रिबल थे। मगर क्योंकि ये तीनों मिलिशिया ईरान की हैं, और ये भी बताएं व्यूअर्स को कि जो हमास है वो एक सुन्नी मिलिशिया है, और जबकि हिजबुल्लाह और जो हौती हैं वो शिया मिलिशिया है। तो उस समय जब वो हमास को एक लड़ाई कर रहा था इज़राइल, वो नहीं चाहता था कि हिजबुल्लाह और हौती रिबल के साथ उसका मुठभेड़ हो, क्योंकि उसको बड़ा मुश्किल हो जाता था। मगर अब हमास के साथ लड़ते हुए हिजबुल्लाह ने भी दखल-अंदाज़ी की, हौती रिबल ने भी यमन से मिसाइलें फायर की, और हिजबुल्लाह ने क्या किया कि उसने अपने फायर करने से नदर्न इज़राइल पे जो लोग 70-80 हज़ार थे, उनको वहाँ से पलायन करना पड़ा। आज वो वहाँ पर हैं नहीं। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है। अब बात आती है कि अब इज़राइल को लगता है कि उसने जो हमास की मिलिट्री कैपेबिलिटी को काफ़ी हद तक डिग्रेड कर दिया है, कि वो आने वाले समय में उसके लिए एक प्रकार से थ्रेट नहीं होगा। मगर उसको लगता है कि हिजबुल्लाह और हौती रिबल अभी भी काफ़ी ताकतवर हैं। अगर उसने छोड़ दिया इसको, तो फिर वो आने वाले समय में प्रॉब्लम डालेंगे, स्पेशली हिजबुल्लाह। अब हम देखते हैं कि पहली बात ये है कि जो हिजबुल्लाह है उसकी मिलिट्री कैपेबिलिटी कितनी है हमास को देख के। हिजबुल्लाह की मिलिट्री कैपेबिलिटी हमास से 3 से 4 गुना ज़्यादा है, और उसके पास 125 से 1.5 लाख के करीब एक प्रकार से रॉकेट मिसाइल हैं, उसके पास एक आर्मर्ड ब्रिगेड भी है, उसके पास 70 से 1 लाख के करीब लड़ाकू भी हैं, और उसका जो हसन नसरुल्लाह था जो मारा गया, उनका टॉप कमांडर, उसका और आयतुल्लाह अल खमैनी के काफ़ी रिश्ते नाते थे, आपस में काफ़ी नज़दीक थे, क्योंकि शिया मिलिशिया था तो उसका मिलाप बहुत था। तो अब ये सच्चाई है कि जिस प्रकार से एज ऑन टुडे ईरान ने बार बार, आपने कहा कि वार्निंग दी, जब इस्माइल हानिया को भी मारा, जो कि हमास के लीडर गए हुए थे तेहरान में, उसको मार दिया। फिर फवाद शकूर को भी मारा। तो बार बार ईरान ने कहा था कि रेड लाइन क्रॉस कर दी है और हम इसका बदला लेंगे। अगर आप देखें, कोई खास बदला लिया नहीं। तो इसीलिए जो हसन नसरुल्लाह के बारे में बात कर रहे हैं कि ईरान बदला लेगा, कैसे लेगा, ऐसा लगता नहीं कोई खास होगा। वो हम बातचीत करते हैं आगे क्यों, उसकी वजह है। तो ये सच्चाई है कि अब जिस प्रकार से सिचुएशन है, वो बनती है कि क्या को इजराइल के 2 मिलिट्री एम हैं हिजबुल्लाह को लेके। एक तो उसका मिलिट्री एम है कि जो उसके 70 से 80 हज़ार लोग पलायन करके हैं नॉर्थ इजराइल से,
उनको वापस बसाना। उसको बसाने के लिए उनको बफर ज़ोन बनाना पड़ेगा और उनको धकेलना पड़ेगा पीछे जो हिजबुल्लाह सदर लबनान में है, उनकी को पीछे धकेलने के लिए उसको ग्राउंड इन्वेजन करना पड़ेगा, इसमें कोई शक नहीं। तो इसका मतलब एक पॉइंट तो है मिलिट्री एम कि अपने लोगों को वापस बसाना, इसके लिए हिजबुल्लाह को खत्म करना, सदर लबनान में एक बफर जोन बनाना। और दूसरा उसका मिलिट्री एम है कि हिजबुल्लाह की मिलिट्री कैपेबिलिटी को खत्म करना, काफी नकारा करना, जिस प्रकार से उसने हमास की है कि भाई आने वाले अगले समय में वो इसकी इतनी बड़ी थ्रेट ना बने। तो ये मिलिट्री एम इसके हैं और अभी वो पूरे नहीं हुए, तो इसलिए ये लड़ाई रुकने वाली नहीं है, ये लड़ाई का दायरा बढ़ेगा, इसमें कोई शक नहीं। अब बात आती है जो आपने कहा था कि ईरान, हाँ फिर आगे पूछो, फिर आगे बात करो। जी, जी। सर, ईरान को लेके मैं सवाल करना चाह रही थी कि इज़राइल के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं इसको लेकर, वो उसपे हम बाद में बात करेंगे। लेकिन जो ईरान का रिस्पॉन्स है, मैं आपसे समझना चाहती हूँ, हालाँकि हम जानते हैं कि इज़राइल के पास जो टेक्नोलॉजी और पूरी आर्म और एम्यूनिशन है, वो अमेरिका का जो है सारी टेक्नोलॉजी को एक्सेस उनके पास है। लेकिन ईरान के पास भी काफ़ी कुछ है, लेकिन अगेन वो इज़राइल को मुकाबला करने के लिए सक्षम नहीं है। इस सब को देखते हुए आपको क्या लगता है कि ईरान ऑल आउट वॉर में आएगा? जिस तरह से सर ये एस्केलेशन हो रहा है, जो डेवलपमेंट हमारे सामने है। हाँ, बिल्कुल। देखो, ईरान इस लड़ाई के अंदर नहीं आएगा और वो नहीं आना चाहता। वो अपनी जो लड़ाई है, अपनी मिलिशिया से लड़ेगा, हिजबुल्लाह, हूती और हमास और उसके जो प्रॉक्सीज़ हैं, जो मिलिशिया ग्रुप हैं सीरिया और इराक में। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि उसको पता है कि अगर ईरान की जो इकॉनमी अच्छा नहीं कर और वहाँ उसके अगेंस्ट सैंक्शन लगे हुए हैं और जो उसका प्रेसिडेंट बना है अभी जस्कियान, एक बहुत मॉडरेटर हैं, वो चाहते हैं कि अभी उनकी इकोनॉमिक सैंक्शन हटे और उसने भी यूएनजीए में भी कहा है कि इकोनॉमिक सैंक्शन हटनी चाहिए, जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन जो है उसके अंदर बातचीत होनी चाहिए, जिसको न्यूक्लियर डील बोलते हैं। ईरान इसलिए नहीं आएगा, ईरान को मालूम है अगर वो लड़ाई में आता है तो फिर अमेरिका की भी एंट्री होगी और अमेरिका और इजराइल की दोनों की मिला के मिलिट्री पावर बहुत ज्यादा स्ट्रांग है और अमेरिका ने अपने 3 एयरक्राफ्ट कैरियर ग्रुप भी रेड सी में हैं, यूएसएस रूजल हॉल्ट, यूएसएस ईशन हार। तो बहुत बड़ी नुकसान होएगा ईरान को अगर ईरान लड़ाई में आया, तो फिर पक्का एंट्री अमेरिका की है और उसकी जो एनर्जी सेक्टर है, जो ऑयल गैस है, वो बर्बाद किया जाएगा और साथ में जो न्यूक्लियर कैपेबिलिटी है, जो वो बहुत ही करीब था न्यूक्लियर वेपन बनाने का, उसको भी खत्म किया जाएगा। तो इसलिए ईरान बिल्कुल नहीं आने चाहेगा लड़ाई में डायरेक्ट, वो इनडायरेक्टली करेगा। क्या इजराइल चाहता है ईरान आए? बिल्कुल, इजराइल चाहता है, बहुत जोर लगा रहा है इजराइल कि किसी तरीके से ईरान इस लड़ाई में आए, क्योंकि ईरान अगर लड़ाई में आता है, इजराइल को बहुत फायदा है। वो क्या फायदा है, उसको पता है जैसे ईरान आएगा तो अमेरिका को आना पड़ेगा और फिर अगर अमेरिका आता है तो ईरान का काफी नुकसान होगा, ईरान की मिलिट्री कैपेबिलिटी और जैसे मैंने बताया एनर्जी सेक्टर, न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन के ऊपर भी काफी होगा और नहीं, इसमें कोई शक नहीं कि इसका दायरा बढ़ सकता है। अगर ईरान इस लड़ाई में आता है, फिर इजराइल के साथ अमेरिका आएगा, फिर और चीन और जो रूस है, उनका क्या रवैया होगा। रूस जिसको शाही ड्रोन ईरान देता है, वो हथियार देगा, इसमें कोई शक नहीं, दायरा बढ़ सकता है। मगर ईरान लड़ाई में नहीं आना चाहता और इजराइल चाहता है कि किसी तरीके से ये लड़ाई का दायरा बढ़े और किसी तरीके से ईरान आए, उसकी वजह है। ईरान एक तो उसको अपने एम कर रहे हैं, दूसरा जो नेतन्याहू है, उसकी जो डोमेस्टिक पॉलिटिक्स है, वो भी कंपल्शन है। उसको मालूम है लड़ाई जब तक चलती रहेगी उसको फायदा है, क्योंकि अगर लड़ाई बंद होती है तो पॉलिटिकली वो वीक है। यूं तो लड़ाई के टाइम तो पूरा देश उनका इकट्ठा है, इसमें कोई शक नहीं, मगर उनकी जो पॉलिटिकली अगर लड़ाई बंद होती है तो फिर उसके लगता है उनको कि उनके अगेंस्ट कोई एक्शन हो सकता है, इसलिए वो चाहेंगे कि लड़ाई लंबी चले, इसका दायरा बढ़े और किसी तरीके से ईरान इस लड़ाई में आए। अम्बर जी, बिल्कुल। सर, अब हमने देखा कि हसन नसरुल्लाह की जो हत्या हुई, उसको लेकर जितने भी हम खाड़ी मुल्कों की बात करते हैं, ख़ास तौर से जो गल्फ़ कोऑपरेशन काउंसिल है, जिसमें 6 देश शामिल हैं, बहरीन, ओमान, कतर, सऊदी अरेबिया, यूएई और कुवैत। उन सब ने हसन नसरुल्लाह की हत्या को या उस पर कोई भी बयान से
पूरी तरह से गुरेज किया है। लेकिन लेबनान की सॉवरेनिटी पर सबने उस पे सपोर्ट में आए हैं। और इस पूरे मामले में जो पूरा ये इस्लामिक वर्ल्ड है कहीं न कहीं 2 हिस्सों में बँट गया है, सुन्नी और शिया। ईरान के समर्थन में कोई भी नहीं आ रहा है। सो ये जो इस्लामिक पूरा ये जो उम्मा वाला कॉन्सेप्ट है पूरा बर्स्ट होता हुआ पूरी तरह से नज़र आ रहा है। आप किस तरह से और ये किस तरफ इसको जाते हुए देख रहे हैं? हाँ, बिल्कुल। देखो सच्चाई है कि हिज़्बुल्लाह एक मिलिटेंट ग्रुप था, इसमें कोई नहीं, उसको डिक्लेयर कर रखा था। उसने लेबनान को ऑलमोस्ट अपने हाथों में ले रखा था। लेबनान की जो गवर्नमेंट है वो काम नहीं कर सकती थी। हिज़्बुल्लाह सदर्न लेबनान के अंदर अपने सिक्के चलाता था, इसमें कोई शक नहीं। और हसन नसरुल्लाह बहुत पावरफुल थे। तो ये भी सच्चाई है कि सुन्नी और शिया स्पेशली सऊदी अरेबिया, यूएई उनको हरदम होती रिबल से भी प्रॉब्लम रही है, क्योंकि होती रिबल जो हैं यमन में वो भी एक शिया मिलिशिया है, मिलिटेंट ग्रुप है। तो ये सच्चाई है कि दो भागों में मिडल ईस्ट भी बटा हुआ है, सुन्नी एंड शिया के बीच में। और अगर आप देखें कि इसलिए जो ईरान और अभी हिजबुल्लाह और होती रिबल के साथ इतना कोई खड़े नहीं है जितना कि हमास के साथ थे। जो हमास का था तो फिर ज्यादा मुस्लिम वर्ल्ड इकट्ठा था, क्योंकि वो सुन्नी मिलिटेंट ग्रुप है। तो हैं, अगर जब इस प्रकार हसन नसरुल्लाह मारा गया है, अगर आप देखें यमन के अंदर भी जो होती रिबल हैं उन्होंने इसको एक प्रकार से काफी कहा है कि बहुत बड़ा दर्द है उनके लिए कि वो मारे गए हैं। मगर ऐसे भी कुछ लोग हैं वहां पर जो खुशी मना रहे थे। वो भी सच्चाई है कि एक डिवाइडेड हाउस है। और ये भी सच्चाई है कि जब ईरान अभी हिजबुल्लाह के पीछे जा रहा है और इजराइल की हिजबुल्लाह के पीछे जा रहा है, तो ईरान की जो तीनों प्रॉक्सीज हैं, हमास, हिजबुल्लाह और होती रिबल, वो तीनों के पीछे जाएगा। उसने हमास को न्यूट्रलाइज कर दिया किसी हद तक, मैं ये नहीं कहता कि फुल हो गया, 70% के करीब इसकी मिलिट्री कैपेबिलिटी हो सकता है डिग्रेड हुई। अब वो हिजबुल्लाह भी जाएगा, मगर आप याद रखो होती रिबल को भी नहीं छोड़ेगा। आने वाले समय में होती को भी उसने वहां भी, अगर आप देखें, फायर स्टार्ट कर दिया, क्योंकि होती करीब के 1500 से 2000 किलोमीटर दूर हैं, तो वहां पर इतना डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट नहीं है। मगर वो रेड सी के अंदर जिस प्रकार से कमर्शियल शिप को रोक रहे हैं, पूरे जो शिप्स हैं वो चक्कर काट के जा रही है अफ्रीकन कॉन्टिनेंट का, फ्यूल फर्टिलाइजर के रेट बढ़ गए हैं। तो एक होती रिबल भी बहुत बड़ी परेशानी बन गई पूरे वर्ल्ड के लिए। तो वो भी जो मिडिल ईस्ट में है देश, उनको पसंद नहीं है। वो नहीं चाहते, वो शांति चाहते हैं, अमन चाहते हैं। स्पेशली ये जो जीसीसी की कंट्रीज हैं या आपकी सऊदी है, यूएई, ओमान, वो चाहते हैं कि ये लड़ाई रुके, अमन और शांति आए। क्योंकि वो अगर लड़ाई का दायरा बढ़ता है तो जो एनर्जी सेक्टर है जिससे उनका एक्सपोर्ट होता है उसके ऊपर काफी इम्पैक्ट पड़ेगा, उसके रेट बढ़ेंगे। तो ये सच्चाई है जो आपने इशारा किया। एक मुस्लिम वर्ल्ड में भी एक डिवीजन आ गया सुन्नी वर्सेस शिया का। जी, बिल्कुल। लेकिन सर हम अब अगर इज़राइल के वॉर ऑब्जेक्टिव्स की बात करें, आपको क्या लगता है कि कहाँ तक इज़राइल पहुँचा? क्योंकि अगर ईरान की या फिर हम गाज़ा, लेबनान, यमन की बात करें, हिज़्बुल्लाह, हमास और इन सब की, हूथीज़ की, तो इनका तो एक अलग ही वो हो जाता है। लेकिन अभी इस पोज़ीशन में नहीं है कि हम उनके ऑब्जेक्टिव्स पे चर्चा करें। लेकिन आईडीएफ की अगर हम ऑब्जेक्टिव्स की बात करें तो आपको क्या लगता है कि कहाँ तक वो पहुँचे हैं? क्योंकि नेतन्याहू क्लियर उन्होंने यूएनजीए में भी कहा कि वो नहीं रुकने वाले हैं। कहाँ जाकर रुकेगा सर ये पूरा सिलसिला? हाँ, बिल्कुल। देखो ये सच्चाई अंबर, मिलिट्री ऑब्जेक्टिव अभी तो स्टार्ट ही हुए हैं। अगर हिजबुल्लाह को देखें तो पूरा विश्वास है कि वो समय का इंतजार कर रहे हैं। वो लेबनान के अंदर घुसेंगे, इसमें कोई शक नहीं। उनको ग्राउंड ऑपरेशन करना पड़ेगा। अगर वो ग्राउंड ऑपरेशन नहीं करते तो वो 70 से 80 हजार जिनको उन्होंने वादा किया है इजराइल की जो पॉपुलेशन प्लान करके, उसको कैसे वापस लाएंगे? वो तो नहीं हिजबुल्लाह आने देगा, क्योंकि हिजबुल्लाह सदर्न लेबनान से फायर कर रहा है। तो इसलिए उसके पास कोई चॉइस है नहीं, उसको करना पड़ेगा। अभी जो दूसरा जिस प्रकार से हम बात कर रहे थे कि हिजबुल्लाह की भी मिलिट्री कैपेबिलिटी काफी है, इतना आसान नहीं होगा इजराइल के लिए। इसलिए इजराइल जल्दबाजी में अंदर नहीं घुसेगा। वो अगर आप देखें, पहले उसने कम्युनिकेशन नेटवर्क को बर्बाद किया, पेजर्स को, और उसके बाद वॉकी टॉकी और बाकी इनके लैपटॉप वगैरह, वो एक डर पैदा किया। फिर उनके लीडरशिप को खत्म किया, क्योंकि जो टॉप 10 लीडर हैं उनमें से 7 को मार गिराया है।
अब वो सॉफ्टनिंग अप कर रहे हैं, जिसको बोलते हैं प्रीएम्प्टिव फायर और प्रिपेटरी बम्बार्डमेंट। उनके टैंक जो बेसिकली मिसाइल, रॉकेट और एयर पावर का इस्तेमाल करके जो इनका लॉजिस्टिक सप्लाई सिस्टम है हिजबुल्लाह का, जो इनकी सप्लाई चेन है, जो इनका कमांड स्ट्रक्चर है, उसको बर्बाद करने की कोशिश करें, और उसके बाद अगर रिक्वायर्ड होगा तब वो अंदर घुसेंगे। इसमें कोई नहीं, तो जल्दबाजी नहीं करेंगे। उसको पता है हिजबुल्लाह इतना आसान नहीं होगा उसको हम एक प्रकार लड़ाई लड़ना लेबनान में। तो मिलिट्री एम है, मगर मुझे लगता है सोच समझ के चलेंगे। हाँ, ये भी सच्चाई है कि एज इजराइल के पास है, क्योंकि उसकी एयर पावर बहुत स्ट्रांग है। उसके पास F-35 है, जो कि 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट दिए हुए हैं और आधुनिक हथियार दिए हुए हैं अमेरिका ने। तो इसके बावजूद भी लड़ाई बहुत ज्यादा भयानक चलेगी, इसमें कोई शक नहीं। मगर ये होना है कि वो अपने बफर जोन की तरफ बनाने की कोशिश करेंगे, अपने लोगों को वापस लाने के, और हिजबुल्लाह की मिलिट्री कैपेबिलिटी को डिग्रेड करेंगे, और उसके लिए लड़ाई लंबी चलेगी, इतनी जल्दी ये रुकने वाली नहीं। बिल्कुल, कितनी लंबी चलेगी और कहाँ जाकर रुकेगी? क्या ईरान इस पूरे सिलसिले में ऑल आउट वॉर में आएगा? क्या हम इस पूरे मामले में और ज़्यादा एस्केलेशन होते हुए देखेंगे? ये आने वाला वक़्त बताएगा। सर, आपका बहुत-बहुत शुक्रिया हमारे साथ हाँ, बातचीत करने के एक इसमें अंबर अमेरिका का क्या है? क्या अमेरिका मैं इस चाहता समय को है कि लेकर बिल्कुल मैं पूछना चाहती थी, बट मुझे लगा शायद समय की कमी है। लेकिन नहीं, सर हाँ, सवाल सबसे बड़ा यही है कि जिस तरह से हम एस्केलेशन होता हुआ देख रहे हैं, इतना तो तय है, जो नज़र आ रहा है कि अमेरिका इस पूरे मामले में कूदने का इंतज़ार कर रहा है और ईरान को घेरने की कोशिश है, और उसमें अमेरिका के कई सारे इंटरेस्ट जुड़े हैं, जिसमें भारत को नुकसान भी पहुँचाना है। जिस तरह से हमने देखा बांग्लादेश को डिस्टेबलाइज़ किया गया, वहाँ पर रिजीम चेंज हुआ। सेम यहाँ पर भी नज़र आ रहा है कि ईरान में भी ऐसा ही कुछ करने की कोशिश की जा रही है, जिससे एक तीर दो निशाने हो जाए। भारत को भी कमज़ोर किया जाए और ईरान तो है ही निशाने पर। आप सर इस सब पे क्या कहते हैं? जो मेरा भी छोटा-सा एक विश्लेषण है। हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। देखो, ये तो सच्चाई है कि एक ये भी है कि अमेरिका इतना इंटरेस्टेड नहीं है कि लड़ाई का दायरा बढ़े, क्यों जब तक 4 नवंबर तक इलेक्शन है, जी। काफ़ी हद तक ये जो अमेरिका अपने डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व रहेगा, इसमें कोई शक नहीं। तो वो चाहेगा कि अगर कहीं न कोई सीज़ फायर हो जाए, जो 21 दिन का हमास के साथ बात हो रही थी, मगर ऐसा लगता नहीं कि कुछ होने वाला है, और इज़राइल अमेरिका की भी नहीं सुनेगा। मगर जो दूसरा पहलू आपने बोला, हाँ, ये भी ठीक है कि अमेरिका पे भी भरोसा आप नहीं कर सकते हो। अमेरिका का क्या है, अमेरिका अगर चाहे तो वो ईरान को, वाक़ई आपने बात है कि वो उसका ईरान का जो एक प्रकार का नंबर 1 जी, दुश्मन है, और जी। भारत के लिए नुकसान ये है, 2 तरीके से नुकसान है। एक तो ये लड़ाई बढ़ती है तो हमारे को जो ऑयल सेक्टर, जो हमारी एनर्जी सेक्टर, वो इफेक्टेड होंगे, क्योंकि हमारा ऑयल आता है मिडल ईस्ट और वेस्ट एशिया से। तो अगर यहाँ लड़ाई का बढ़ेगा तो ये, और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि ईरान से हमारा चाबार पोर्ट ऑपरेट कर रहा है और हम ऑपरेट कर रहे हैं। अगर ईरान की एंट्री हो जाती है तो उस पोर्ट के लिए भी हमें प्रॉब्लम पड़ेगी, क्योंकि वो पोर्ट जो है बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अफगानिस्तान को जोड़ता है, बाईपासिंग पाकिस्तान, सेंट्रल एशियन स्टेट, नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर, ईस्ट यूरोप और रशिया को। तो ये भी सच्चाई है कि इस लड़ाई का दायरा बढ़ता है तो भारत के लिए कोई अच्छा न्यूज़ नहीं है, क्योंकि भारत के रिलेशन इजराइल से भी अच्छे हैं और ईरान से भी बहुत अच्छे रिलेशन है, और ईरान के साथ हमारे इकोनॉमिक रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये लड़ाई का दायरा बढ़ेगा तो बड़ा नुकसान है। अमेरिका का एंटनी ब्लिंकन बार बार आ रहे हैं कि कोई समझौता हो, तो कहीं ऊपर से तो लगता है वो करना चाहता है, मगर अंदर से क्या है ये कहना बड़ा मुश्किल है। मगर ये सच्चाई है, अमेरिका अपने इंटरेस्ट देखता है, हमें अपने इंटरेस्ट देखने हैं, और इसलिए अच्छा। भारत को चौकन्ना रहना है कि इसके अंदर हम बहुत फूक फूक के चल रहे हैं, क्योंकि हमारे रिलेशन इजराइल के साथ बहुत अच्छे हैं, हमारे बिल्कुल। रिलेशन मुस्लिम वर्ल्ड के साथ बहुत अच्छे हैं, हमारे रिलेशन ईरान के साथ बहुत अच्छे हैं, हमारे रिलेशन इकोनॉमिक रिलेशन है ईरान के साथ। तो हम नहीं चाहेंगे कि ये लड़ाई बढ़े, और हम चाहेंगे लड़ाई जाए। दूसरा एक बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि ये लड़ाई बढ़ती है और ये होती है, तो फिर क्या होगा? जो G20 के बाद एक बात हुई थी कि इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर,
जो कहते थे कि अगर वो आ गया तो 25 से 30% जो ट्रेड है वो एशिया से यूरोप का टाइम कट जाएगा और आपका मल्टी मोड चलेगा, आपका बाई शिप चलेगा, रेलवे चलेगा और उसके बाद रोड से चलेगा, फिर बाई शिप चलेगा। वो एक गेम चेंजर था। अगर ये लड़ाई होती है तो फिर उसमें दरार पड़ेंगी। सऊदी अरेबिया, यूएई और उसके अंदर इजराइल भी शामिल था, तो वो भी नुकसान है। तो का दायरा फैले, क्योंकि भारत के हितों में इम्पैक्ट होगा और लड़ाई फैलती है तो जो भारत में लोग काम करते हैं, भारत के जो मिडिल ईस्ट में, अगर वो वापस आते हैं तो फिर आप देखो 80 लाख से लेके 1 करोड़ के करीब लोग जो पैसा भेजते हैं भारत को, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए अच्छा। ये सच्चाई है और सब अपना इंटरेस्ट देख रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं। अंबर। बिल्कुल। बिल्कुल और एस्केलेशन मुझे लगता है पूरे ही दुनिया में किसी के लिए भी किसी के भी हक में नहीं है, लेकिन ख़ास तौर से इस मामले में अगर एस्केलेशन की बात करते हैं तो भारत को काफ़ी बड़ा नुकसान हो सकता है। उम्मीद करते हैं कि एस्केलेशन ना हो क्योंकि ना। पहले ही हम वो वॉर ऑलरेडी देख रहे हैं। बहुत-बहुत शुक्रिया सर इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए। नमस्कार, अच्छा, जय हिंद। थैंक यू अंबर। जय हिंद।